21 जनवरी 2008 को इंडियन टेलीविजन पे लॉन्च हुआ एक चैनल कॉल्ड एनडीटीवी इमेजिन और हर 90s किड इस चैनल के बारे में जानता है क्योंकि ये चैनल बहुत ज्यादा एडिक्टिव था। इस चैनल ने कुछ यूनिक और काफी इंटरेस्टिंग शोज दिए जो यूजुअल डेली सोप ओपेरा से काफी यूनिक थे, जैसे कि कितनी मोहब्बतें स्टारिंग कृतिका खुराना, या फिर पॉपुलर टॉक शो कॉल्ड ओए इट्स फ्राइडे जिसके होस्ट थे फरहान अख्तर, या फिर रामायण स्टारिंग गुरमीत चौधरी। अब ये शोज याद रहे ना रहे, राखी के स्वयंवर का नाम तो लोगों ने सुना ही होगा, जहाँ राखी सावंत का लेजेंड स्वयंवर हुआ था ऑन इंडियन टेलीविजन व्हिच एंडेड अप इन अ कंट्रोवर्सी। और राज पिछले जन्म का कौन भूल सकता है, जहाँ होस्ट थे रवि किशन और यहाँ लोगों को सुला के उनके पिछले जन्म की बातें निकलवाई जाती थी। साउंड्स अब्सर्ड राइट? इससे भी ज्यादा अब्सर्ड था राखी सावंत का एक और शो राखी का इंसाफ, जहाँ राखी सावंत लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। लेकिन शिट गॉट सीरियस जब इन्हीं के शो पे आए गेस्ट को राखी सावंत ने कुछ ऐसे बातें बोल दी कि उस आदमी की जान चली गई। ये बात थी एनडीटीवी इमेजिन की और ये चैनल काफी पॉपुलर था, टीआरपी पीक पे थे एंड दिस चैनल वाज हियर टू स्टे। लेकिन एक दिन न्यूज आई कि एनडीटीवी इमेजिन बंद हो रहा है, जिसने उस वक्त सबको शॉक किया क्योंकि सबकी नजर में ये चैनल सही तो चल रहा था। तो क्या हुआ एनडीटीवी इमेजिन के साथ? मैं योगी बात करूंगा इसके बारे में, व्हाट एक्चुअली किल्ड एनडीटीवी इमेजिन। तो अगर तुम चैनल पे नए हो तो जल्दी से YBB फिल्मी को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे वीडियोस हम तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। 2007 में स्टार इंडिया के सीईओ मिस्टर समीर नायर ने अपने पोस्ट से रिजाइन कर लिया। समीर नायर उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने इंडियन टीवी के माहौल को चेंज कर दिया क्योंकि स्टार इंडिया में रहते हुए इन्होंने काफी पॉपुलर शोज दिए, जैसे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड स्टिल रनिंग शो कौन बनेगा करोड़पति। एक तरीके से इंडियन टेलीविजन पे डेली सोप शो फॉर्मेट को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया। अब इस फॉर्मेट से इंडियन टीवी यूजुअल हाउसवाइफ्स में काफी पॉपुलर तो हुआ, लेकिन वाज इट वर्थ इट? क्योंकि इंडियन टेलीविजन काफी वियर्ड हो गया है और इज जस्ट फेसिंग अ डाउनफॉल, जिस पे एक अलग वीडियो बन सकती है अबाउट द डाउनफॉल ऑफ इंडियन टेलीविजन। अगर तुम इस पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब समीर नायर के रेजिग्नेशन देने के बाद उन्होंने सीधा ज्वाइन किया एनडीटीवी ग्रुप को, जहां एनडीटीवी अपना खुद का एंटरटेनमेंट चैनल लॉन्च करने का प्लान कर रहा था। एनडीटीवी ऑलरेडी न्यूज मीडिया में तो काफी पॉपुलर था और अब वो एक्सप्लोर करना चाहता था और अब उनके पास था वो इंसान जिसने इंडियन टेलीविजन पे रेवोल्यूशन लाया, मिस्टर समीर नायर। एनडीटीवी ने एनबीसी यूनिवर्सल के साथ पार्टनरशिप की और करण जौहर को हायर किया एज क्रिएटिव कंसल्टेंट एंड इवन द ब्रांड एम्बेसडर। करण जौहर इस न्यू चैनल की काफी एड्स में अपीयर हुए, जहां वो एक्सप्लेन करते हुए दिखे कि इस न्यू चैनल में क्या यूनिक होने वाला है। इवन लेट सरोज खान और फरहान अख्तर के शो को भी टीज किया गया लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। हर एक न्यूज़पेपर बिलबोर्ड पे इस चैनल को मेंशन किया गया। इवन उस वक्त पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑर्कुट पे भी ये चैनल प्रमोट होता दिखा। इस चैनल के ट्रेलर टीजर्स ऑनलाइन अवेलेबल हुए। इवन स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई इनके कुछ शोज की, जैसे कि रामायण और राधा की बेटियां कुछ करके दिखाएगी, जिसे एक वुमेन एम्पावरमेंट शो कह के प्रमोट किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए जहां चैनल के सीईओ समीर नायर के साथ साथ चैनल के शो के बाकी कास्ट भी थे और इस न्यू चैनल के बारे में सबको कहीं ना कहीं से खबर मिली गई। और फाइनली जनवरी 21, 2008 को इंडियन टेलीविजन पे लॉन्च हुआ एनडीटीवी इमेजिन। इस न्यू चैनल के लॉन्च के साथ ही आए काफी यूनिक शोज, जैसे कि धर्मवीर जो एक फिक्शनल एडवेंचर एंड मिस्टिक शो था। इसके कास्ट में थे विक्रांत मेसी एंड रजत टोकास, जशुबेन जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली जो एक काफी फैमिली फ्रेंडली एंड होलसम शो था। और फिर रामायण स्टारिंग गुरमीत चौधरी एंड देवीना बनर्जी, जहाँ ये दोनों अब रियल लाइफ में मैरिड है। रामायण भी लोगों को काफी पसंद है। इसका टाइटल ट्रैक तो आज भी गूज़बम्स देता है मुझे। जय श्री राम। राधा की बेटियां कुछ करके दिखाएगी जो वुमेन एम्पावरमेंट पे बेस्ड था और आम जनता को काफी पसंद आया है शो। ज्योति स्टारिंग स्नेहा वाघ, श्रीटी झा जो एक सोशल शो था अबाउट अ वुमन जो एक लौती अर्निंग मेंबर है अपने घर की, और ये शो तो आज भी लोगों का फेवरेट है। कितनी मोहब्बतें स्टारिंग करण कुंद्रा एंड कृतिका खुराना ये यूथ को काफी अट्रैक्ट कर पाई और आज भी लोग इसके बारे में बात करते हैं। वहीं मीरा एक काफी ब्यूटीफुल शो था जो लॉर्ड कृष्णा की भक्ति को एक्सप्लोर करता था। वहीं साथ साथ एनडीटीवी इमेजिन ने काफी बढ़िया रियलिटी शोज भी दिए, जैसे कि फरहान अख्तर की ओए इट्स फ्राइडे, जहाँ वे टॉक शो के होस्ट थे और लोगों को ये शो काफी पसंद आया। फन फैक्ट, इस शो के राइटर थे तन्मय भट्ट। वहीं नचले विद सरोज खान, जहाँ लेजेंडरी कोरियोग्राफर लेट सरोज खान हर शाम टीवी पे आके कोरियोग्राफी सिखाती थी। एंड गेस व्हाट, लोग अपने कमरों में खड़े होके ये सीखने की कोशिश भी करते थे, इंक्लूडिंग मी।
आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट these shows, महिमा शनि देव की, पति पत्नियों वो, देवी बाबा ऐसा हुआ, ढूंढो बंदनी एंड मेनी मोर। लेकिन एक चीज क्लियर था कि दिस चैनल वाज यूनिक। उसी साल लॉन्च हुए चैनल कलर्स टीवी को ये चैनल बराबरी का टक्कर दे रहा था। इनफैक्ट इसके टीआरपी छप्पड़ पार रहे थे, लोग ट्रेडिशनल सास बहू के ड्रामा से हट के कुछ नया देख पा रहे थे एंड दिस चैनल वाज फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर फॉर एवरीवन। ऐसा लग रहा था कि फाइनली टीवी लोग एंजॉय कर सकते हैं। तुम्हें हर एक चैनल चेंज करने की जरूरत नहीं, एक ही चैनल पे इतना कुछ कंटेंट मिल रहा था लोगों को एंड एनडीटीवी इमेजिन वाज गेटिंग पॉपुलर डे बाय डे। लेकिन ये चैनल जितना पॉपुलर हुआ वहीं कुछ ऐसे शोज भी थे जो काफी कंट्रोवर्शियल थे। रियलिटी शोज तो काफी आए और काफी गए, लेकिन एक रियलिटी शो ऐसा था जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया और ये शो था राखी का स्वयंवर। यस, 21st सेंचुरी में राखी सावंत स्वयंवर रचा रही थी ऑन द नेशनल टेलीविजन। अब जितना ये शो का कॉन्सेप्ट absurd साउंड करता है उतना ही ये शो वियर्ड था एंड सरप्राइजिंगली इस शो के लिए 16 कंटेस्टेंट अलग अलग जगह से आए राखी सावंत से शादी करने के लिए और शो के होस्ट बने थे बड़े अच्छे लगने वाले राम कपूर। राखी सावंत एक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल बट पॉपुलर फिगर थी, वो भी बिना इंटरनेट के, और ऐसा कभी टेलीविजन के इतिहास में हुआ नहीं था, जिसके वजह से लोग इस शो को देखने के लिए अपने टीवी के सामने कूद पड़े। 29 जून 2009 को ये शो पहली बार एयर हुआ टीवी पे और इस शो के शूट के दौरान राखी सावंत 31 इयर्स की थी और शो में लिटरली अमन तलवार नाम के कंटेस्टेंट थे जो 21 साल के थे एंड द ओल्डेस्ट बीइंग अतर परवेज जो एक पुलिस ऑफिसर थे और वो 33 इयर्स के थे। अब 16 कंटेस्टेंट्स को हर एपिसोड में टास्क दिए जाता था, जैसे कि कुकिंग, कुछ फिजिकल टास्क दिए जाते थे। राखी सावंत को रोमांटिक जेस्चर दिखाने कहा जाता था। काफी एपिसोड्स में तो पेरेंट्स की फैमिली आई थी देखने की इनकी पॉसिबल बहू कौन है, और ये इंटरेक्शंस तो डेफिनेटली स्क्रिप्टेड नहीं थे। जिसने मेरे लिए व्रत रखा है, पहले मैं चाहूंगा कि उसको अपने हाथों से खिलाऊं। हर हफ्ते राखी सावंत इन 16 लोगों में से एक एक करके इन्हें एलिमिनेट करती थी, जो अगेन काफी ड्रामेटिक रहता था और इस सारे ड्रामा के वजह से शो को छप्पड़ फार टीआरपी मिली। ऑलमोस्ट हर किसी ने इस शो को उस वक्त देखा, चाहे वो स्कूल जाने वाला बच्चा हो या आधी टांग कवर में बुजुर्ग। अब लोगों को राखी सावंत का कंट्रोवर्शियल नेचर तो पता ही था और सबको यही लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ पीआर हो रहा है और राखी सावंत किसी से भी शादी नहीं करेगी, सब फेक है। लेकिन सरप्राइजिंगली फाइनल एपिसोड में राखी सावंत ने चूज किया कनाडा बेस्ड बिजनेसमैन एलेश परमजनवाला को और दोनों ने सिर्फ एंगेजमेंट की। अब लोग सरप्राइज हुए कि यहाँ 2 बार शादी की हुई थी तो सिर्फ एंगेजमेंट कुछ सेंस नहीं बन रहा और सबको लगा कि ये शो फेक ही था। लेकिन राखी के स्वयंवर को तो टीआरपी अब मिल चुकी थी। दोनों ने अपैरेंटली डेट भी किया, लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए था क्योंकि राखी सावंत ने एलेश के साथ ब्रेकअप कर लिया और राखी सावंत ने रीजन दिया कि एलेश काफी अनकल्चर्ड है, उन्हें फिरंगी तक कह दिया और इवन ये भी कहा कि एलेश फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। मैंने एक पति चाहता, एक कर्जदार नहीं, और मैं किसी की बीवी बनना चाहती हूँ, किसी की शोहरत की सीढ़ी नहीं। इस पे एलेश का फाइनली रिएक्शन आया कि उन्हें यूज किया गया है राखी करियर को बूस्ट करने के लिए। उन्होंने इस रिलेशनशिप में काफी इन्वेस्ट भी किया था खुद को और जब सब खत्म हुआ तो उन्हें काफी बुरा लगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब पति पत्नी वो शो में जब दोनों अपीयर हुए तो वहाँ राखी के साथ टास्क करना काफी मुश्किल हो रहा था। राखी ने तो उनसे ये तक कह दिया था कि वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, उन्हें और अच्छी लड़कियां मिल जाएगी, उन्हें उनको ढूंढना चाहिए, वो बस अभी अपने करियर पे फोकस करना चाहती है। कुछ भी हो, एलेश एंड द एंटायर वर्ल्ड फेल्ट चीटेड। आज एलेश कनाडा में है एंड इज डूइंग गुड। एलेश के यूट्यूब चैनल पे बाय द वे किसी ने कमेंट में उनसे पूछा कि क्या वो राखी सावंत को मिस नहीं करते, तो उनका रिप्लाई था नो, नॉट एट ऑल। राखी सावंत ने बाय द वे फ्यूचर में स्टेटमेंट देते ये भी कहा कि हाँ, ये शो उन्होंने पब्लिसिटी के लिए किया था, उन्हें नहीं पता था कि सच्ची में शादी करनी पड़ेगी। आई गेस स्वयंवर का मीनिंग उन्हें कभी पता नहीं चला। एनडीटीवी इमेजिन यहाँ भी नहीं रुका, उन्होंने एक और स्वयंवर रखा, इस बार था और राहुल महाजन। राहुल महाजन भी कम कंट्रोवर्शियल फिगर नहीं थे। ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर प्रमोद महाजन के बेटे हैं, who was assassinated by his own brother प्रवीण महाजन over a family dispute in 2006। वहीं राहुल महाजन इस इंसिडेंट के बाद कंट्रोवर्सी में तब फंसे जब राहुल और इनके फादर के सेक्रेटरी विवेक मोहित्रा अनकॉन्शियस पाए गए घर पे। दोनों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ विवेक मोहित्रा was declared dead। रीजन पता चला ड्रग्स ओवरडोज और राहुल महाजन को एनडीपीएस एक्ट में अरेस्ट किया गया और मीडिया ने इस न्यूज को दिन रात कवर किया और हर किसी को एक नाम पता चल गया था, राहुल
महाजन। सरप्राइजिंगली इसके बाद राहुल महाजन बिग बॉस 2 में नजर आए और वो फाइनलिस्ट भी थे। और राहुल महाजन की बाय द वे शादी हो चुकी थी इन जुलाई 2006 विद श्वेता सिंह, जिन्हें वो 13 साल से जानते थे। लेकिन दिसंबर 2007 में दोनों ने डिवोर्स फाइल किया, जहाँ श्वेता ने उन पर आरोप लगाया डोमेस्टिक अब्यूज का। ना कट टू 2010 और एनडीटीवी इमेजिन पे लॉन्च हुआ राहुल दुल्हनिया ले जाएंगे। अब काफी सारी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया राहुल महाजन से शादी करने के लिए और वेल सीजन विनर बनी डिम्पी गांगुली, एक मॉडल। लेकिन सरप्राइजिंगली 2015 में दोनों ने डिवोर्स फाइल किया, रीजन बीइंग डोमेस्टिक एंड फिजिकल वायलेंस। डिम्पी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें घर से भागना पड़ा था राहुल के अब्यूज से बचने के लिए, जिसके बाद एनडीटीवी इमेजिन के इमेज तो खराब तो हुई और इस शो पे भी काफी सवाल उठे। काफी लोगों ने चैनल पे सवाल उठाए कि स्वयंवर जैसे कल्चरल चीज को सिर्फ टीआरपी के लिए क्यों बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल शो था राखी का इंसाफ, जो सत्यमेव जयते का लेजिट पैरोडी लगता था। जहाँ राखी सावंत इस शो की होस्ट थी और आई मस्ट से ड्रामेटिक होस्ट थी। और शो में लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे, जैसे कि मैरिड कपल्स, और राखी इनके प्रॉब्लम्स सुन के काफी एग्रेसिव और हार्श लैंग्वेज में बात करते दिखी। अरे तुम तो बोलो, तुम तो ना मारा दो, तुम चुप बैठो। जिस ड्रामा को लोग एंजॉय कर रहे थे फॉर सम रीजन। लेकिन एक कंटेस्टेंट लक्ष्मण प्रसाद जब इस शो में अपने घर का डिस्प्यूट सॉल्व करने गए अपनी वाइफ के साथ, तो राखी ने नेशनल टीवी पे लक्ष्मण को ह्यूमिलिएट किया, उन्हें नामर्द जैसा लेबल दिया, जिसके बाद लक्ष्मण प्रसाद ये ह्यूमिलिएशन झेल नहीं सके और वेल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया जिसके वजह से ही इज नो मोर। जिसके बाद एक मेजर बैकलैश आया एनडीटीवी इमेजिन को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को सामने आना पड़ा और उन्होंने चैनल को नोटिस भेजा, जिसके बाद इस शो को कैंसिल कर दिया गया। इस शो को टीआरपी तो मिला, बट क्या टीआरपी के लिए मोरालिटी भूल जाना सही है? इवन एनडीटीवी इमेजिन इसके बाद फिर से एक और स्वयंवर रखा टीवी एक्ट्रेस रत्ना राजपूत का। लेकिन इससे भी ज्यादा अब्सर्ड शो था राज पिछले जन्म का, जिसके होस्ट थे रवि किशन, जो लिटरली स्क्रिप्टेड था, जहां आदमी को उसके पिछले जन्म की याद दिलाई जाती थी, व्हिच साउंड्स सो अब्सर्ड। इस शो को क्रिटिसिज्म मिला सुपरस्टिशन को बढ़ावा देने के लिए। लोगों ने इस शो के साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठाया, लेकिन एट द एंड एनडीटीवी को टीआरपी मिल ही गया। लगातार कंट्रोवर्शियल रियलिटी शोज देने की वजह से एनडीटीवी इमेजिन के इमेज पे काफी असर पड़ा। पब्लिक बैकलैश से लेके काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नाराजगी देखने मिली इस चैनल को। आई मीन दो सुपर कंट्रोवर्शियल स्वयंवर के बाद तीसरा बहुत कम लोगों ने देखा। साथ में राखी का इंसाफ वाज अ फ्लॉप एंड कैंसिल्ड। मीठी छोरी नंबर 1 एक फ्लॉप रहा, ऊपर से बैकलैश मिला औरतों को नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करने के लिए। वही इनके पॉपुलर शोज जैसे कि रामायण, यशोबेन जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली एक साल में ही खत्म हो गई और जो बाकी शोज थे उनकी क्वालिटी में लोगों ने डिफरेंस तो जरूर देखा। ऑलरेडी मार्केट को स्टार प्लस और जी टीवी ने डोमिनेट करके रखा था और कलर्स टीवी भी अचानक से बूम अप हो पड़ा। वही एनडीटीवी इमेजिन सिर्फ कंट्रोवर्सी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, जिसके वजह से फैमिली ऑडियंस स्पेशली हाउसवाइफ्स इस चैनल से रेजोनेट ज्यादा कर नहीं पा रही थी, क्योंकि बाकी चैनल्स डेली सोप ओपरा से अपनी लॉयल ऑडियंस बना पा रही थी डिस्पाइट देम बीइंग मीडियोकर। इस वक्त तक एनडीटीवी इमेजिन की पार्टनरशिप थी एनबीसी के साथ, जिनके पास 26% स्टेक था। एनबीसी एक अमेरिकन कंपनी थी जो इंडियन एंटरटेनमेंट मार्केट में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन्हें फाइनेंशियल डिफिकल्टीज नजर आने लगी, जहां हाई प्रोडक्शन कॉस्ट होता था शो का, लेकिन एड रेवेन्यू ये इतना जनरेट नहीं कर पा रही थी और एनबीसी को सिर्फ और सिर्फ लॉस नजर आने लगा। जिसके बाद एनबीसी ने डिसाइड किया कि वो अपने 26% स्टेक बेच देगी। एनबीसी के एग्जिट के बाद एंट्री ली टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम AKA टीबीएस ने दिसंबर 2009 में, और ये वही कंपनी थी जिसने कार्टून नेटवर्क लॉन्च किया था और पोगो में भी इनका हाथ था, जिस पे बाय द वे हम वीडियो बना चुके हैं, व्हाट किल्ड कार्टून नेटवर्क, वो भी तुम जाके जरूर देखना। अब एनबीसी की तरह ये भी इंडियन मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर रही थी और टीबीएस ने एनडीटीवी इमेजिन के 92% स्टेक को खरीद लिया, जिसकी वजह से अब मेजॉरिटी स्टेक इनके पास होने की वजह से चैनल को रीब्रांड किया गया फ्रॉम एनडीटीवी इमेजिन टू इमेजिन टीवी। इस डील के बाद एनडीटीवी के अंदर आने वाले 3 नेटवर्क एनडीटीवी लुमियर, एनडीटीवी इमेजिन शोबिज और एनडीटीवी इमेजिन टीबीएस के अंडर आ गया। अब इमेजिन टीवी ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट होता था, लेकिन यूके और आयरलैंड में ड्यू टू ट्रेडमार्क डिस्प्यूट इस चैनल का नाम इमेजिन टीवी की जगह इमेजिन दिल से के नाम से ब्रॉडकास्ट किया गया। अब
चैनल की रीब्रांडिंग हो चुकी थी एज इमेजिन टीवी, लेकिन लोगों को याद तो था बस एनडीटीवी इमेजिन। ऑलरेडी एक दाग तो लगा हुआ था चैनल पे रियलिटी शोज की वजह से, ऊपर से बाकी कॉम्पिटिटिव चैनल्स के पास कुछ ऐसे शोज थे जिससे एक उनकी लॉयल ऑडियंस बन गई थी, जैसे कि बालिका वधू जो टीआरपी में टॉप कर रही थी उस वक्त, तारक मेहता का उल्टा चश्मा फैमिली ऑडियंस के साथ ज्यादा रेजोनेट कर पा रही थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है की अलग फैन बेस थी। लेकिन वहीं एनडीटीवी इमेजिन के पास कुछ ऐसे शोज बचे ही नहीं थे जिससे एक स्ट्रॉन्ग लॉयल ऑडियंस बन सके। प्लस ऐसे ऑलरेडी सेड इट बिफोर, इनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शोज की क्वालिटी पे काफी असर पड़ चुका था, जिसके वजह से इनके एड रेवेन्यू में एक ड्रॉप नजर आया। एनडीटीवी इमेजिन ट्रेडिशनल टीवी से कुछ हटके ट्राई करना चाहती थी, वो सोशल इश्यूज पे शोज बना के ऑडियंस को कुछ नया देना चाहती थी, वो कंट्रोवर्शियल बट एंटरटेनिंग रियलिटी शोज दे के ऑडियंस को एंटरटेन करना चाहती थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस इनसे रेजोनेट ही नहीं कर पाई। एक तरफ इनके कॉम्पिटिटर्स अपने शो को बड़े यूनिक वे में प्रमोट करते नजर आ रहे थे, एट द सेम टाइम इमेजिन टीवी के प्रमोशनल स्ट्रेटजीज भी फेल होते दिखे। अब इसके पीछे रियलिटी ये है कि टीवी यूजुअली रूरल ऑडियंस देखती है जो अपने दिन के एंड में कुछ लाइट देखना चाहेगी, पर इमेजिन टीवी कुछ ऐसा कंटेंट ऑफर ही नहीं कर पा रहा था। प्लस ये वो वक्त भी था जब लोगों के घरों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट लगना शुरू हो चुका था, सबके पास एक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन आने लगा और यूथ इसके वजह से धीरे धीरे टीवी से दूर हटने लगी, जिसके वजह से एंटायर टेलीविजन जॉनरा पे इफेक्ट तो पड़ा। अब फाइनेंशियल लॉस, डिक्लाइनिंग टीआरपी, बैकलैश की वजह से टीबीएस ने डिसाइड किया कि वो इमेजिन टीवी को बंद करने वाली है, जिसने इमेजिन टीवी के एक्टर्स को काफी शॉक किया, क्योंकि दे न्यू कि टीआरपी डिक्लाइन में है, लेकिन ऐसे पूरे चैनल का बंद होना वाज शॉकिंग फॉर देम। जमुना पार के एक्टर्स अंकुर वर्मा और रिद्धि पारेख ने कहा कि उन्हें जब पता चला इस न्यूज के बारे में तब वो उस शो की शूटिंग कर रहे थे। कैन यू इमेजिन दैट? 12 अप्रैल 2012 को अनाउंस हुआ कि इमेजिन टीवी बंद हो रहा है और 13 अप्रैल से चैनल पे सिर्फ पुराने शोज का रीरन चलेगा और 11 मई 2012 की रात को आखिरी बार ये चैनल टीवी पे एयर हुआ, क्योंकि इसके बाद इस चैनल को टीवी की दुनिया से हटा दिया गया और सारे एपिसोड्स और प्रोमोस को भी इसके यूट्यूब चैनल से हटा दिया गया। एंड दैट वाज द एंड ऑफ एनडीटीवी इमेजिन टीवी के बंद होने के बाद जो शोज ऑलरेडी बन रहे थे उनके प्रोडक्शंस को रोक दिया गया। इसके कुछ शोज जिसको एक्सटर्नल प्रोडक्शन हाउसेस ने बनाया था, उन्होंने इन शोज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए शोज को सोनी लिव, एमएक्स प्लेयर, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म से बाद में रीरन किया। चंद्रगुप्त मौर्य शो को शिफ्ट करके सोनी एंटरटेनमेंट पे एयर किया गया। बंदनी, ज्योति, बाबा ऐसा वर ढूंढो, रक्त संबंध, ये शोज भी दंगल टीवी पे एयर होने लगे। ऑलरेडी इनकी एक फैन बेस तो थी, जिसके वजह से दंगल टीवी पे ये शोज हिट रहे, लेकिन एनडीटीवी इमेजिन की लेगेसी खोसी गई। एनडीटीवी इमेजिन का सिचुएशन समझाता है कि इंडियन टेलीविजन मार्केट कितना हार्ड है क्रैक करना। जहां हम ब्लेम करते हैं इंडियन टीवी को कुछ न्यू नहीं करने के लिए, लेकिन रियलिटी है कि ऑडियंस को सास बहू वाले शोज की आदत हो चुकी है, जिसमें गलती भी कुछ क्रिएटर्स की है जिन्होंने इन शोज की आदत लोगों को डलवा दी। आज इंडिया में टीवी शोज एक्टर्स को ज्यादा रिस्पेक्ट से भी नहीं देखा जाता फिल्म इंडस्ट्री में। इनफैक्ट जब टीवी एक्टर्स फिल्म्स में आते हैं तो उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। बाकी एनडीटीवी इमेजिन इतिहास के पन्नों में हमेशा याद तो रहेगा। एट द एंड एनडीटीवी इमेजिन खुद का ही डाउनफॉल इमेजिन नहीं कर पाया। तो तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? वेल, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में तुम जरूर बताना। और तुम्हारा कौन सा फेवरेट शो था एनडीटीवी इमेजिन का? वेल, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उन्हें जरूर पढ़ना चाहूंगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर तुम YBB फिल्मी पे नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। हम मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।